नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉलिड मटेरियल। तो एक मटेरियल पे जब हम लोड लगाते हैं तो उसका बिहेवियर कितने टाइप का हो सकता है। जैसे हमने बात की थी इलास्टिसिटी की, जो कि इलास्टिक की तरह बिहेव करता है अगर मटेरियल। प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी भी होता है उसमें, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। एक विस्कस प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, जिससे लिक्विड बहता है ना, जैसे उसी तरह से मटेरियल भी क्या होता है, मटेरियल भी उसका डिफॉर्मेशन रेगुलर होता रहता है। तो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉलिड मटेरियल, तो इसमें कौन कौन से बिहेवियर आएंगे, इसमें आपके आएंगे एक तो इलास्टिक बिहेवियर जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आता है विस्कस बिहेवियर जो मैंने आपको बताया कि वो फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। विस्को इलास्टिक बिहेवियर, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ऐसा मटेरियल विस्को इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। और एक बिहेवियर होता है प्लास्टिक मटेरियल। तो अगर कोई मटेरियल इलास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें इलास्टिक बिहेवियर है। अगर कोई मटेरियल फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो विस्कस बिहेवियर होगा उसमें। अगर कोई मटेरियल ये दोनों शो कर रहा है एक साथ तो उसमें विस्को इलास्टिक बिहेवियर होगा। और अगर मटेरियल में प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है कि अगर हमने उसमें लोड लगाया और वो खिंच गया, ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, लोड हटाया तो उसका डिफॉर्मेशन वेनिश नहीं हुआ है, उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया, तो वो प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक। तो एक मटेरियल, तो ये डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल बिहेवियर मटेरियल शो कर सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल में सारी प्रॉपर्टी हो, किसी मटेरियल में क्या होगी, कोई मटेरियल कौन सा बिहेवियर शो करेगा और कोई मटेरियल कौन सा बिहेवियर शो करेगा। तो ये उसके इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक बिहेवियर की। तो इलास्टिक बिहेवियर हमने पहले भी इलास्टिसिटी पढ़ी है स्टूडेंट के मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि इलास्टिक की तरह बिहेव करता है, जैसे रबर बैंड करता है या इलास्टिक बिहेव करता है कि जब वो हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जब हम फोर्स हटाएंगे तो उसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो बिहेवियर है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन ये इलास्टिक बिहेवियर कहाँ तक शो करेगा, उसकी इलास्टिक लिमिट तक ही शो करेगा, है ना, यानी लोड की वो लिमिट जिस पर मटेरियल इलास्टिसिटी शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इलास्टिक बिहेवियर क्या हो गया, इफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज वेनिशेज इंस्टेंटली अपॉन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल लोड, देन मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। तो अगर मटेरियल में लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए लोड लगाया हमने, लोड लगाने पर मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, लेकिन जैसे मैंने लोड हटाया ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो ये जो बिहेवियर है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट, इस तरह से इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, और जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें कॉपर की, कॉपर सॉफ्ट मटेरियल है, और अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील हार्ड मटेरियल है। तो स्टील में ये प्रॉपर्टी कम होगी, कॉपर में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉपर फ्लेक्सिबल मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है एज़ कम्पेयर टू स्टील, तो कॉपर ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और जब आप लोड हटाएंगे तो वापस अपनी लिमिट में, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट लोड लगाएंगे आप। नो रियल मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोई भी मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। लीनियर इलास्टिक मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, हर इलास्टिक मटेरियल यानी अंडर द इलास्टिक लिमिट मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करता है। इलास्टिक लिमिट के बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। हुक्स लॉ हमने पढ़ा है, अंडर द इलास्टिक लिमिट, उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होंगे और उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेन, उसका जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है उसका इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, इसका मतलब है अंडर द इलास्टिक लिमिट मटेरियल क्या करते हैं, हुक्स लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर है विस्कस बिहेवियर। तो अगर
इफ़ द मटेरियल बिहेव लाइक अ विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड का मतलब है हम मान के चलें हनी, जो शहद है वो एक तरह से विस्कस फ्लूइड है। कोलतार, कोलतार क्या है, वो भी क्या है, एक तरह से विस्कस फ्लूइड है। तो इस तरह के जो फ्लूइड हैं ये विस्कस फ्लूइड है। इनको अगर आप, जैसे हम बात करें हनी की, शहद की, तो शहद को अगर हम थोड़ा सा अगर फोर्स लगा के छोड़ दें तो शहद अपने आप डिफॉर्म होता रहता है, यानी शहद अपने आप उसकी मोशन चलती रहती है। तो ये कहलाता है विस्कस बिहेवियर। तो अगर किसी मटेरियल में हम फोर्स लगा के और छोड़ दें तो उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन अगर अपने आप हो रहा है, हम लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, लोड हमने कांस्टेंट कर दिया, एक बार लोड लगा के छोड़ दिया हमने, अब मटेरियल अपने आप डिफॉर्म होता जा रहा है। यानी लोड कांस्टेंट होने के बाद भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन रुक ही नहीं रहा, मटेरियल में अपने आप डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। इस तरह का बिहेवियर जो है दैट इज़ कॉल्ड विस्कस बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। जनरली होता है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे डिफॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने फोर्स कांस्टेंट कर दिया तो डिफॉर्मेशन भी आपका रुक जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि हमने लोड अगर कांस्टेंट कर दिया है तब भी उनमें डिफॉर्मेशन चलता रहता है, तो इस तरह का जो मटेरियल है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो शो कर रहा है विस्कस बिहेवियर। एक पर्टिकुलर लोड लिमिट पे, प्लास्टिक लिमिट के बाद का अगर लोड है, उसके बाद के लोड पर मटेरियल इस तरह का जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट पर विस्कस बिहेवियर शो करता है मटेरियल। So if the material behave like a viscous fluid, then it is called viscous behavior. The deformation increases with time, even if the load is maintained at constant. ठीक है, तो अगर लोड को हमने कांस्टेंट पे मेंटेन कर रखा है फिर भी डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड विस्कस बिहेवियर। द डिफॉर्मेशन डज नॉट डिसअपियर अपॉन द रिमूवल ऑफ द लोड। अब जब हम लोड हटाएंगे, लोड हमने कांस्टेंट कर रखा है और उसमें डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, लेकिन अब अगर हम लोड हटा दें तो अब वो डिफॉर्मेशन जो हो गया है वो वेनिश नहीं होगा, वो डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंटली रह जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड विस्कस बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल किस कंडीशन में विस्कस बिहेवियर शो करता है, देखिए, सॉलिड मटेरियल अंडर हाई टेम्परेचर पे मटेरियल, सॉलिड मटेरियल अंडर हाई टेम्परेचर इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। सॉलिड मटेरियल अंडर डायनामिक स्ट्रेस कंडीशन, डायनामिक स्ट्रेस कंडीशन का मतलब है कि स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है, यानी हमने लोड हम बार बार चेंज करते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, तो उस पर स्ट्रेस भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये कंडीशन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड डायनामिकल स्ट्रेस कंडीशन। इसी तरह से सॉलिड मटेरियल अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से अगर हमने मटेरियल पे लोड लगा रखा है तो वो मटेरियल भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, विस्कस बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो सॉलिड मटेरियल अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर डायनामिक स्ट्रेस कंडीशन, अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये कंडीशंस हैं तो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सॉलिड मटेरियल का मतलब है हम कुछ भी मटेरियल ले लें, जैसे स्टील ले लिया हमने, कॉपर ले लिया या फिर ब्रास ले लिया, किसी भी तरह का हम मटेरियल ले लें तो वो मटेरियल इन कंडीशन में विस्कस बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विस्को इलास्टिक बिहेवियर की। तो मटेरियल विच पजेज कॉम्बिनेशन ऑफ विस्कस एंड इलास्टिक बिहेवियर, दोनों तरह के बिहेवियर होंगे उसमें, इलास्टिक बिहेवियर भी होगा, और अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करके उस पर लोड लगाते हैं तो वो विस्कस बिहेवियर भी शो करने लग जाएगा। तो एक मटेरियल है जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आप उस मटेरियल पे आपने ये कंडीशंस अप्लाई कर दी, उसको हाई टेम्परेचर पे रख दिया, उसमें डायनामिकल स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई कर दी, उसमें आपने लंबे टाइम से स्ट्रेस लगा दिया, तो फिर मटेरियल, वही मटेरियल जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो मटेरियल इस बिहेवियर को भी शो करने लग जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी और विस्कस प्रॉपर्टीज़ भी, यानी दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं, तो वो ऐसे मटेरियल होते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल, या फिर हम उसके बिहेवियर को कहते हैं विस्को इलास्टिक बिहेवियर। तो मटेरियल विच पजेज कॉम्बिनेशन ऑफ विस्कस एंड इलास्टिक बिहेवियर। पॉलीमर
दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलास्टिक भी और विस्कस प्रॉपर्टी भी। मेटल एट हाई टेम्परेचर, मेटल्स इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं अगर आपने अंडर इलास्टिक लिमिट फोर्स लगाया तो, और उन हाई टेम्परेचर पे अगर आप उन मटेरियल्स को लेके जाओगे तो हाई टेम्परेचर पे वो विस्कस बिहेवियर भी शो करने लग जाते हैं। इट हैव टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, डिफॉर्मेशन एंड टेम्परेचर। टाइम के साथ डिफॉर्मेशन चेंज होगा, ठीक है, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन चेंज होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट हैव टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, डिफॉर्मेशन एंड टेम्परेचर। टाइम के साथ अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। अगर आपने टाइम के साथ टेम्परेचर, फोर्स कांस्टेंट रखे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा है तो उस टाइम के साथ आपका डिफॉर्मेशन भी चेंज होगा। तो इट्स अ टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप। नाउ कम टू द प्लास्टिक बिहेवियर। तो प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर हमने फोर्स लगाया है तो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन और वो इतना डिफॉर्म हो जाएगा कि इलास्टिक लिमिट, अगर हमने फोर्स इलास्टिक लिमिट के आगे लगाया है, यानी अंडर द इलास्टिक लिमिट नहीं है वो फोर्स, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगाया है हमने फोर्स, ठीक है। तो जब आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड फोर्स लगाएंगे तो अब मटेरियल क्या करेगा, अब मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा, उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंटली उसमें रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफॉर्मेशन है, इस तरह का जो बिहेवियर है मटेरियल का, तो वो बिहेवियर होगा प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये मटेरियल कब शो करता है, जब आपने उस पर जो फोर्स लगाया है वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लगाया है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इट गेट डिफॉर्म्ड, दिस डिफॉर्मेशन रिटेन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। तो अगर लोड लगाने पर डिफॉर्म होती है बॉडी और ये डिफॉर्मेशन मटेरियल में परमानेंटली रह जाता है, इवन कि आपने लोड हटा दिया है उसके बाद भी डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो ये जो फोर्स अप्लाइड हमने किया है, ये फोर्स अप्लाई हम करेंगे बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सो देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। परमानेंट डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये मटेरियल में हमने लोड लगाया है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट मैंने लोड लगाया है। जैसे इलास्टिक लिमिट मटेरियल की 100 न्यूटन है, मैंने 110 न्यूटन लगाया है, तो 100 न्यूटन तक तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन आपने जो लगाया है वो 110 न्यूटन का है, तो 110 न्यूटन में अब वो मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, उसमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो परमानेंटली इसमें रह जाएगा। यानी अब मटेरियल की लेंथ इतनी हो जाएगी, तो ये मटेरियल खींच के इतना हो गया, तो ये पहले इतना था, ठीक है, अब ये इतना हो गया, तो अब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया है क्योंकि हमने फोर्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट लगाया है, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड लोड, जितना ज़्यादा लोड लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें प्लास्टिसिटी जनरेट होगी, उतना ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन होगा, एंड इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ा है जनरलाइज हुक्स लॉ और मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो जनरलाइज हुक्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये अगर 2 और 3 डायरेक्शन के लिए हम हुक्स लॉ लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज हुक्स लॉ। और 4 तरह के हमने बिहेवियर पढ़ा है, मैकेनिकल बिहेवियर। कौन कौन से बिहेवियर हैं? पहला बिहेवियर है आपका इलास्टिक बिहेवियर, दूसरा है विस्कस बिहेवियर, तीसरा है विस्को इलास्टिक बिहेवियर, और फोर्थ है प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। सो स्टूडेंट होप यू एंजॉयड माय वीडियो। सो स्टूडेंट जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरे वीडियोस को आप शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस सब तक पहुँचें, और मेरे वीडियोस को आप लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।